नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पिछले प्रश्न पत्र जो वर्ष के आए हुए हैं, पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करते हैं। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 3 जनवरी 2022 का आया हुआ प्रश्न है, जिसके प्रथम भाग को हमने बखूबी देखा कि गद्यांश और पद्यांश में कैसे प्रश्न थे और कैसे हम उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न हिंदी शिक्षण और आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का होता है। आपने वहाँ पे व्याकरणिक कोटियों को देखा और गद्यांश और पद्यांश के आधार पे आज जो मैं चर्चा करने वाली हूँ आपके उसी 3 जनवरी 2022 के पार्ट 2 जो आपका शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न है उसकी हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि अगस्त में होने वाली परीक्षा में बेहतरीन हमारा जो प्रयोग है शब्दों के साथ, उसके अर्थों के साथ, अधिगम के साथ कैसे सही उत्तर को दे सकता है। आते हैं सीधे प्रश्नों पे। आपके समक्ष है भाग 2 का पहला प्रश्न। अब यहाँ पे चूंकि 16 लिखा हुआ है क्योंकि हमने 15 प्रश्नों को पार्ट 1 में कर लिया है। तो ये पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जानते थे। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई कि जब बहुभाषिकता की बात की जाती है, अर्थात बच्चे को मातृभाषा से अन्य भाषा की तरफ जोड़ना, बच्चा अपनी मातृभाषा को लेके आता है, उसके बाद से अन्य भाषाओं से उसकी पहचान कराना। तो कहा गया इसमें कि जब बहुभाषिकता हमारे संज्ञानात्मक कौशलों में, जो मस्तिष्क के विकास की बात है, उसके कौशल को बढ़ाती है, हमारे परिवेश को, बच्चों के ज्ञान को सकारात्मक रूप से बढ़ाती है और साथ ही साथ अधिकांश समय जब द्विभाषा के प्रति जो विकसित है, इस परिप्रेक्ष्य में जो द्विभाषावाद थी उसमें शुरुआती दौर में जब शुरुआत हुई थी तब दूसरी भाषा को किस रूप में मानते थे। यह आपका पहला प्रश्न है। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि एक प्रेरणार्थक घटक के रूप में। क्या ऐसा मानते थे? आप जब भी सिद्धांतों को पढ़ते हैं या जो पहले 20वीं सदी के प्रारंभ की बात है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो सारी बातें की गई हैं वो शुरुआती दौर में द्विभाषा के को हम किस रूप से जानते थे 20वीं शताब्दी में, ठीक है ना, द्विभाषावाद का। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या मानते थे, तो आप जानते हैं कि उस समय द्विभाषावाद के सिद्धांत को या बहुभाषिकता को मान्यता नहीं दी जा रही थी। वो मान्यता थी कि शायद इससे बच्चे के सीखने पे सकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो ये घटक के रूप में बिल्कुल नहीं था। चूंकि यहाँ पे किस रूप में जानते थे तो ये नहीं था, हस्तक्षेप बाधा के रूप में, एक खुशनुमा संयोग के रूप में, जीवन के असफलता के कारक के रूप में। वो ये मानते थे कि इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हस्तक्षेप है जो बाधा के रूप में काम करता है, बच्चों के कौशलों को नहीं बढ़ाता है, बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ये मान्यता शुरुआती दौर में थी। बाद में जब मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और बच्चों पर अध्ययन किया, तब ये बातें निकल के आई कि बच्चा जब मातृभाषा के साथ दूसरे अन्य भाषाओं से जुड़ता है, जब बहुभाषिकता में आता है, तो बच्चे की जो संज्ञानात्मक विकास है, जो उसका सकारात्मक रूप है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है और बच्चा कुशल होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन वहां पे सही था। चलिए 17वें प्रश्न पे आते हैं। आपका 17वां प्रश्न कि ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। अब आपके सामने एक नया शब्द आया जिसमें शब्द लिखा था ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। अब पहले इसके विकल्पों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, ये शब्द आप में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो पहला है कि पारंपरिक रूप से परिभाषित जो भाषा है उसके सीमाओं का पुनर्बलन करना। दूसरी बात कह रहे हैं कि पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से परिभाषित भाषा का चुनौती देना, विभिन्न भाषाओं को एक पृथक व्यवस्था के रूप में देखना, और या द्विभाषा के रूप में कह रहे हैं कि नई शब्दावली के प्रयोग में होता है। अब चूंकि शब्द क्या है, ट्रांसलैंग्वेजिंग का तात्पर्य होता है बहुभाषावाद। क्या होता है, बहुभाषावाद। अब जब चूंकि आप जानते हैं कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब हमने बात की तो वहां के 2020 में क्या बातें मुख्य रूप से की गई थी कि बच्चों को बहुभाषावाद मतलब मातृभाषा से जोड़ के बहुभाषा की तरफ लाना है। तो इस शब्द से जो तात्पर्य है, अब चूंकि इंग्लिश में दे दिया है, और यही क्या होता है, लचीला बहुभाषावाद,
ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब यही होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? तो जब हमने इसका अर्थ देख लिया तो हम इसको क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे कि जो दो भाषाओं के बीच में क्या है, दो भाषाओं के रूप में एक पूरक के रूप में काम करे। तो यहां से क्या होगा कि न तो ये पहले ऑप्शन की तरफ जाएगा कि पारंपरिक रूप की बात बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पहले इन बातों को ध्यान नहीं देते थे। तो ये बहुभाषिकता जो है, इसकी बात जब हम करेंगे तो आप जानेंगे क्या करेंगे, सीमाओं को चुनौती देना। ये जो भाषिक चुनौतियां थी, इसको चुनौती दी गई क्योंकि हम क्या हो रहे थे, एक भाषा से दूसरी भाषा का सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे। तो ट्रांसलैंग्वेजिक जो बहुभाषिकता है वो क्या दिखाती है कि कैसे एक बच्चा दो भाषाओं के साथ या कई भाषाओं के साथ जब लचीले बहुभाषावाद को हम दिखाते हैं तो वो ट्रांसलैंग्वेजिंग कही जाती है। क्योंकि एक से अधिक भाषाओं के जानने से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास तो हो ही रहा है, कुशलता भी बढ़ रही है और कई नए नए ज्ञान की चीजें उसके संपर्क में आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? अब यहाँ बात की गई रचनात्मकता, बच्चे के अंदर सिखाने के बाद जब भाषा का शिक्षण किया जाए तो रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? विकल्पों को देखते हैं। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। दूसरा, कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को साथ लाना। बिल्कुल नहीं, जब कभी भी कोई आपको नकारात्मक शब्द दिखे असंबद्ध, अगर ये शब्द संबद्ध होता है तो हम सोचते इस पे, ये असंबद्ध घटक जो आपस में एक दूसरे से मेल ना खाते हों, तो ये बिल्कुल विकल्प नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो इन शब्दों से आपको देखना है कि क्या कोई नकारात्मक शब्द है, केवल शब्द है, असंबद्ध शब्द है, अकल्याणकारी शब्द है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा नकारात्मक जो उत्तर दे रहे होंगे वो आपके सही विकल्प में नहीं आएंगे। फिर कह रहे हैं कि शिक्षण की नवीन विधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात की गई है रचनात्मकता की। कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभाव हो। संभाव नहीं, संभाव्य की बात कहाँ से आएगी, ये भी नकारात्मक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एक ऐसी कक्षाई गतिविधि, कक्षा में की जाने वाली ऐसी गतिविधि जो नवाचारी हो, जो नए की बात करती हो, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना बच्चे के अंदर देखी जाए। रचनात्मकता वही होती है ना कि बच्चा कुछ नवाचार की तरफ जाए, कुछ उसमें नई नई सीखने की उपलब्धियां आगे बढ़े। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पहला, ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है और जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि मेरी कक्षा में सदप नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और वो उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे का मतलब शिक्षक को। एक बच्चा है, ये प्रश्न अध्यापक की तरफ से है कि एक बच्चा सदफ है जिसने दो शब्द सीखे, एक अच्छा शब्द और दूसरा हुम शब्द। अब वो इनके बारे में जानना चाहती है लेकिन पाठ्यक्रम में ऐसे शब्द नहीं है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? विकल्प देखते हैं। ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो। बिल्कुल नहीं, किसी और से शिक्षक क्यों सीखेगा? वो बच्चे से, बच्चे को अपने से जुड़ाव और शिक्षण के साथ जुड़ाव करेगा। तो पहला वाला विकल्प नहीं है। फिर है, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ये उत्तर सही हो सकता है, लेकिन उसके पहले हम बाकी विकल्पों को भी पढ़ेंगे कि व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना। व्याकरण की बात यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा शब्द सीख के अच्छा और हुम, इसका मतलब छोटा बच्चा है, वो बच्चा अभी अच्छा शब्द और हुम शब्द की भी चीजों का प्रयोग नहीं जानता है, तो छोटे बच्चे हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। शब्दकोश भी नहीं होगा। तो आपके इसका मतलब है कि बोली जाने वाली भाषा के, जो बच्चा जिस शब्द के भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके प्रयोग करने वाले शब्दों के उदाहरण ढूंढना चाहिए। जिस शब्द को उसने बताया अच्छा, हुम, उसी शब्द में जिस भाषा में है, तो अच्छा, जैसे आप अच्छे बच्चे हो, वो अच्छी किताब है, हम बच्चे को उदाहरण से ढूंढेंगे और उसमें उसको बताने की कोशिश करेंगे, बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे बी उत्तर सही होगा।
20वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है। कौन सा व्याकरण पाठ का चरण नहीं है, ये उत्तर देना है। तो इस प्रश्न को पूरा विकल्प पढ़ लेते हैं कि विद्यार्थी उस पठन सामग्री को पढ़ते या सुनते हैं जिसमें लक्ष्य या उसकी आकृति है। अब देखिए चरण नहीं है, ये खास ध्यान देने की बात है। तो ये चरण होता है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं, ये भी सही है। तो ये चरण है, आपसे पूछा क्या गया है, चरण नहीं है। सी है अध्यापक व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। और चौथा है कि भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। अब चूंकि नहीं है, ये बात पूछा गया है, तो भाषा एक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करते हैं जिसमें विद्यार्थी अभ्यास कर सके। तो व्याकरण का पाठ क्या नहीं है, ये डी वाला नहीं होगा, बाकी सारे उसके पाठ के चरण हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सही उत्तर में चूंकि ये चरण हैं सारे के सारे, तो ये प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे। आपका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं हम आपके। ओके, ये है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। प्रश्न है कि इसमें से भाषा शिक्षा की अवधारणा कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। क्या मुद्रित समृद्ध परिवेश, तो आप जानते हैं ये आपकी भाषा शिक्षा में क्या है, अवधारणा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है ध्वनिक, तीसरा है ध्वनि विज्ञान। अब ध्वनिक क्या होता है, ध्वनिक शब्द नहीं है कोई, ध्वनि विज्ञान के द्वारा ही हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। डिस्लेक्सिया भाषा शिक्षण में आने वाली वह प्रॉब्लम है जब बच्चा, आप जानते हैं कि पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, तो डिस्लेक्सिया उसमें आती है जब बच्चे को उसमें विकारों में, तो ये भी नहीं है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 21वें प्रश्न का सही उत्तर हम जब देखेंगे तो किसकी बात की जा रही है, वहाँ बात हो रही है कि जो ध्वनिक शब्द है ये इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे क्या हैं आपके उसमें आपके अवधारणा में आते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन आपने इसमें कर लिया, वो आपका है 21वें का बी। चलिए अगला प्रश्न है 22वां। नॉम चॉम्स्की के इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। अब उदाहरणों की बात की गई है, उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देने की बात आपसे की गई है कि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। ये क्या है, एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस में आपसे पूछा गया है कि ये किस तरह के वाक्य का उदाहरण है। ये जो वाक्य कहा गया ये नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार किस तरह के उदाहरण में आएगा, किस तरह का उदाहरण है, इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए रंग रहित हरे विचार, पहला है व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। फिर लिखा है व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है पर ध्वन्यात्मक रूप से सही नहीं है। दूसरा है कि शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। डी व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सही पूछा गया है, तो इसमें देखिए व्याकरणिक दृष्टि सही पर है पर पसंद नापसंद की बात यहाँ कहीं नहीं है। क्या है, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण क्रिया सबका प्रयोग बराबर किया गया है। तो व्याकरणिक दृष्टि से क्या है, सही है, लेकिन ये पसंद नापसंद की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये शब्द का उत्तर विकल्प नहीं होगा। फिर अगला आपका विकल्प है कि व्याकरणिक दृष्टि से सही है, सही बनावट है, मतलब व्याकरण में जैसे हम कर्ता को पहले लाते हैं और उसके बाद जिस तरह से हम संज्ञा हो सर्वनाम हो उसका प्रयोग पहले होगा, फिर उसके बाद उसकी कर्म को लाएंगे, फिर उसके क्रिया को लाएंगे, उसकी विशेषता उसके पहले आएगी, इस हिसाब से सही है। लेकिन ध्वन्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते नहीं है, विचारों को हम सोते हुए देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे प्रश्न के जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे।
विचार है ना, रंग रहित हो विचार कैसे भी हो, मूर्त नहीं है, अमूर्त हैं, तो उनको सोने जगने चलने टहलने की बात नहीं की जाएगी। तो व्याकरणिक कोटि तो सही है, लेकिन ध्वन्यात्मक रूप से वो सही नहीं है। ये आपका 22वें का क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। परिणामितः, इससे आगे, हालांकि किसके उदाहरण हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं। प्रश्न आपके समक्ष है कि योजक उपकरण है, इनको क्या हम योजक उपकरण कहते हैं, या फिर क्या ये संबद्धता होते हैं, या ये शब्द संपदा हैं, या फिर इनको हम व्याकरण के क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिणामतः, इसलिए, इससे आगे, हालांकि, ये शब्द हैं जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी हम वाक्यों की बात करते हैं तो वाक्यों में शब्द जो होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं, कौन से शब्द, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं, योजक होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं। तभी तो हम पढ़ते हैं ना समुच्चय बोधक, हम पढ़ते हैं संबंध बोधक, हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण, हम पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक। वो योजक शब्द होते हैं। कौन से, जो अव्यय शब्द हैं उनको ही हम, योजक शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं, यही योजक होते हैं। तो अब देखिए आपके समक्ष क्या है, ये संबद्ध नहीं है व्याकरण से, ये शब्द हैं, और ये शब्द किस रूप में है, इनका अर्थ क्या है, तब वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। परिणामितः, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने कठोर परिश्रम किया, परिणामितः आप सबका जो सफल था परीक्षा, आप सब उत्तीर्ण कर सके, परिणामतः आप सब परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। तो परिणामतः शब्द का प्रयोग हमने क्या किया, योजक के लिए, योजक उपकरण के रूप में प्रयोग किया। अगर मैं कहूं आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसलिए सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, ये भी योजक शब्द है। अगर मैं कहूं कि आपने जितना पढ़ लिया इससे आगे और पढ़ना है, ये भी योजक शब्द हो गया। अगर मैं कहूं हालांकि आप लोगों को बहुत कुछ आता है, हालांकि आपको और भी पढ़ने की जरूरत है, इसे क्या हुआ, ये योजक उपकरण है जो कि संबद्ध या शब्द संपदा नहीं है, व्याकरण के क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये योजक हैं जो आपके शब्दों को वाक्य में उपकरण के रूप में जोड़ने के काम आते हैं, जिनको अव्यय शब्द कहा जाता है। और ये अव्यय शब्द आपके कितने होते हैं, 4, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर 23 का ए हो जाएगा। आते हैं 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है आपका कि कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। सही उदाहरण किसका, एक शिक्षक अपने भाषा में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, आप शिक्षक को किस तरह से किस भाषा में बोलते हुए देखना चाहते हैं, इसका उदाहरण पूछा गया है। अब देखिए, तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा क्लास। क्या कोई क्लास में अध्यापक ऐसे बातचीत करते हैं, या फिर समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, क्या कोई शिक्षक ऐसे बात करता है। दूसरा, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं होगा, क्या अध्यापक इस तरह की शैली का प्रयोग करते हैं। चौथा है कि कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। आप सभी जानते हैं कि जब मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूं, मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, मैं आपसे संप्रेषण कर रही हूं, तो आपके साथ बातचीत करने में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अनुप्रयोग होता है, जो प्रयोग होता है, क्या घर के सदस्यों की तरह होता है, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे औपचारिक संबंधों में होते हैं, अनौपचारिक संबंधों में नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, ये खुशनुमा क्लास, ये दोस्तों के बीच में वार्तालाप हो सकती है, लेकिन कक्षा अध्यापक की ये वार्तालाप की भाषा नहीं है। दूसरा, कि समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, कोई भी शिक्षक इस तरह से बच्चों को हतोत्साहित नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। दिमाग उड़ा देना, दिमाग की बत्ती गुल कर देना, ये भाषा एक अध्यापक की कक्षा में नहीं होनी चाहिए, न होती है। तीसरा है कि बोलना बंद करो, धमकी, क्या अध्यापक कक्षा में बच्चों को धमकी देते हैं, बिल्कुल नहीं।
हमें बच्चों को सिखाना है। सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी महत्वपूर्ण परिवेश होता है कि किस परिवेश में कैसे ज्ञान दिया गया। तो ये भी नहीं होगा। करें बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन चौथे में देखिए, शिक्षक कक्षा के बच्चों को सम्मान देंगे, हम जैसा देते हैं हमें वैसा मिलता है। तो चूंकि बच्चों को हमें बड़ा करना है, किसके साथ? उनके अच्छे वार्तालाप के, संवाद के योजना उनके अंदर बनती रहे। तो ये जो चौथा शब्द है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है आपका? कि कृपया समूह में बैठ जाइए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपके प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वाशवैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार का कोई जांच परीक्षण होता है? वाशवैक किसको कहते हैं? अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ शब्द के अर्थ को जानना है। ये जो वाशवैक है ना, ये अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है के रूप में एक ऐसी अवधारणा है जो ये दिखाती है कि जब बच्चों का हम परीक्षण करते हैं तो किस हद तक भाषा शिक्षक और शिक्षार्थी अपने आप को प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, या उनके बीच में जो चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं। इन दोनों स्थितियों को दिखाने को हम क्या कहते हैं? वाशवैक कहते हैं, जो आपके अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के शब्दावली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये प्रयोग हुआ है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं। अब चूंकि ये संबंधित किससे है? समझ में आया या नहीं, मतलब विद्यार्थियों को प्रभावित किया गया किसी शिक्षण से या नहीं। तो देखते हैं क्या ऐसा कोई इसमें उदाहरण है जो इस प्रश्न के उत्तर को सही करे। तो कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। बी, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित नहीं, ये अध्यापक और शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षण से जुड़ा होता है, तो ये परीक्षा की बात नहीं है। शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है, भाषा विकास पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। बच्चे को जो पढ़ाया गया या तो वो समझ में आया या तो आपको नहीं आया। जैसे अगर मैं कहूँ हम जितनी चर्चा कर रहे हैं उसका आप पे कितना प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, ये क्या होगा? वाशबैक होगा। तो हमें जो सही विकल्प है वो है हमारा 25वें प्रश्न का ए, कि कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। 26वां प्रश्न है कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श से शामिल हुआ संग्रह क्या है? पहला, पाठ्य पुस्तकों का संग्रह। बी, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार। और तीसरा है लेखों का विशाल संग्रह। और डी, व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह। पूछा गया है प्रश्न कि विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ। अब देखिए पूरे प्रश्न को समझिए कि विविध संदर्भों में, कई रेफरेंसेस हैं, उसमें स्वाभाविक विमर्श में जब एक दूसरे से किसी बात में चर्चा परिचर्चा करने के बाद, विमर्श का मतलब चर्चा परिचर्चा, और उसका जो सही रूप है उसको लेने के बाद किया हुआ संग्रह क्या है? तो क्या होता है? आपका पाठ्य पुस्तक होता है, जिसमें हम विविध संदर्भों को रखते हैं। तो वो पाठ्य पुस्तकों का वह संग्रह और वो आंकड़ों का आधार, कक्षा 1 से लेके जितनी भी कक्षाएं होती हैं उसका निर्धारण विभिन्न संदर्भों में होता है और स्वाभाविक विमर्श के द्वारा किया जाता है। तो आपका सही उत्तर सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं, लेखों का विशाल संग्रह नहीं और व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह नहीं, बल्कि सामग्रियों का बड़ा संग्रह और उनके आंकड़ों का आधार। ठीक है, तभी हम बेहतर शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम जल्दी से। अगला हमारा प्रश्न है 27वां। स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी की अवस्था में है, 1 की अवस्था में है, और तब 1+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश में अर्जन संभव है? अब देखिए आप जानते हैं कि हमेशा जो निवेश होता है वो 1+1 को लेके होता है, मतलब निवेश होगा तो आगे से एक ज्यादा के अर्थ में होता है। तो एक अतिरिक्त भाषाई ज्ञान को दिखाता है। +1 क्या दिखाता है? जो अतिरिक्त भाषाई ज्ञान होता है। और आप जानते हैं कि जो ये बोधगम्यता का निवेशन है, इसको भाषा के क्षेत्र में स्टीफन क्रैक्स ने क्या कहा था? वो विशेषज्ञ थे इसके, भाषा विज्ञान के, और इन्होंने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था।
क्या दिया था? द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्रेशन ने। अब इनकी जो +1 की अवधारणा है, तो किस प्रकार के निवेश में अर्जन संभव है, ये बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 1 +1 +2 +3 ये आगे बढ़ता ही रहता है। इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि कैसे बच्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उत्तरोत्तर हो। तो ये क्या होगा? ये पर्याप्त निवेश नहीं होता है, ये अबोधगम्य हो ही नहीं सकता है। क्या होता है? बोधगम्यता को बढ़ाता है, क्योंकि हम उत्तरोत्तर वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो ये निवेश किस प्रकार का अर्जन किससे होगा? ये जब बच्चे में बोधगम्यता डाली जाएगी। तो ये जो आपका द्वितीय भाषा अधिग्रहण सिद्धांत है, ये स्टीफन क्रेशन ने जो +1 की अवधारणा दी थी, उसमें बोधगम्यता निवेश की बात की गई थी, जिससे बच्चों में उत्तरोत्तर भाषा विकास हो सके। चलिए, अब इसमें पूछा गया है कि भाषा विज्ञान के बारे में इसमें कौन सा आपका जो विकल्प है वो सही है। भाषा विज्ञान, जो आप जानते हैं कि भाषा विज्ञान, भाषा अर्जन जो शब्द आता है, भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। चॉम्स्की ने कहा था कि जब भी हम भाषा अर्जन एक क्या है? अवचेतन प्रक्रिया है। सभी बच्चों में ये स्वाभाविक क्षमता होती है, ये व्याकरणिक नियमों से पूर्णतः अनभिज्ञ होती तो है, लेकिन लोगों के बीच में अंतःक्रिया करके बच्चा सीख लेता है, चॉम्स्की कहते हैं। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है कि ये 28वें में ये क्या है। तो अब चूंकि मैंने 2 शब्दों का नाम लिया, अवचेतन में है, स्वाभाविक है, अंतःक्रिया से सीख रहा है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर सचेत और सुविचारित नहीं होगा, स्वाभाविक और सुविचारित नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक और अवचेतन में है, जिसको बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। चॉम्स्की का, नोम चॉम्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा सी, स्वाभाविक और अवचेतन में है। अब चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 22 भाषाओं को संदर्भित किया गया है, जिसमें भारतीय भाषाएं हैं, आंग्ल भाषा नहीं है। ठीक, यह भारत संघ की सह कार्यालयी भाषा है। आप जानते हैं कि जब बात की गई कि अपने देश में जब अंग्रेज यहाँ से शासन करके गए, उसके बाद पूरी व्यवस्था जब हमारे हाथ में आई, तो सन 1963 में क्या किया गया? एक जो अधिनियम दिया गया आपके संविधान में, जो अधिनियम दिया गया कि 15 वर्षों के लिए सहभाषा के रूप में, ये कार्यालयी सहभाषा के रूप में अपनी आंग्ल भाषा काम करेगी 1963 में। तो आपकी अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में यह सह भाषा है, सह राजभाषा या सह कार्यालयी भाषा आप कह सकते हैं। 1963 में संविधान में इसके लिए संरक्षण में इस नियम को माना गया कि आगामी 15 वर्षों के लिए, फिर वो नियम बढ़ता रहा, उसमें संविधान के उसमें अनुच्छेद में था कि आगे बढ़ता रहेगा। और कुछ ऐसी भाषिक रूप से जो लड़ाइयाँ थीं क्षेत्र विशेष से, उससे वो अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में संतरित नहीं हो पाई है। वो आगे का मसला, उसको हम बाद में बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कि सहभाषा आपकी अंग्रेजी है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 30वां, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? बोधगम्य निवेश क्या है? कब? माध्यमिक स्तर पर। अभी हमने देखा कि जब हम निवेश की बात कर रहे थे, तो द्वितीय जो आपका द्वितीय भाषा अधिग्रहण का नियम था, करेक्शन के अनुसार वहाँ पे +1 की बात की जा रही थी। यहाँ भी माध्यमिक स्तर की बात की गई है। तो पहला देखिए कि शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर का प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, क्या ये निवेश है? बोधगम्य निवेश क्या ये है? अब देखिए, उस प्रश्न से इस प्रश्न से रिलेट करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे छुपा हुआ है, बोधगम्य निवेश होता है। उस प्रश्न का उत्तर वहां पे था। यहाँ पे देखिए, दूसरा है कि विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, बिल्कुल नहीं। दूसरा है शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रामाणिक पाठ्यक्रम, बिल्कुल नहीं। स्तर के ऊपर की +1 की बात की गई है, प्लस नीचे की बात नहीं है। शिक्षार्थी के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी, बिल्कुल नहीं। अध्यापक कोई विकसित नहीं करते हैं। बच्चों की बोधगम्यता की बात की जाती है तो अध्यापक कोई
अपना कंक्लूजन नहीं, बच्चों को देख के, बच्चों की क्षमता को देख के उसका हम आकलन करते हैं, ना कि कोई अपनी कहानी बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कि शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा उच्च स्तर की +1 की प्रामाणिक पाठ्य सामग्री, तभी बच्चा जब केजी में होता है तो उसके आगे फिर +1, फिर +2, फिर +3, तो क्या होता है, वो आपका निवेश ज्यादा 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 उसकी बोधगम्यता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो 30वां प्रश्न है आपका, उसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ये हमारे कुल प्रश्न थे जिसमें हमने देखा कि इस पूरे प्रश्न में जो सबसे जरूरी चीज थी वो कैसे हमें कभी कभी सिद्धांतों के बारे में सीधे नहीं पूछते हैं हम। आप देखते हैं कि सिद्धांतों को छोड़ के सिद्धांतों के जो नियम है उनको प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रूपांतरित करके। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा नियम किस धारणा को, इसे करेक्शन के नियम को +1 के 2 प्रश्न आ गए इसमें। ऐसे ही नॉम चॉम्स्की का 1 प्रश्न आ गया। तो हो सकता है कि आप सिद्धांतों को अगर जानते हैं, सिद्धांतकारों को जानते हैं, तो प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है भाषा शिक्षण शास्त्र में प्रमुख मनोवैज्ञानिक, उनके सिद्धांत, बच्चों में होने वाले विकार, और साथ ही साथ उपागम कौन सी हैं, विधियां कौन से हैं, कैसे बच्चा अपने सीखने की बोधगम्यता को आगे बढ़ा सकता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो हम पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, जिससे अगस्त में होने वाले परीक्षा को हम 30 में 30 नंबर लाके हिंदी को दिखा सकें। तो आपके इस संकल्प में, आपके इस उद्देश्य में सदा आपके साथ हमारा गैलेक्सी टीचर क्लासेज, जिसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे जो चैनल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो सुझाव और जो आपके प्रश्न हैं उनको आप सीधे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, जिससे आपके अध्यापक बनने का सपना पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।